please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप देख रहे हैं टक्कर, और टक्कर का आज का एपिसोड बेहद खास है। और इस ट्यूसडे के सुपर डुपर एडिशन में आज हम एक मौलिक सवाल उठाएंगे, जो कि बहुत जिम्मेदारी से हम उठाएंगे। आम इंसान के लिए देश जरूरी है या आरक्षण? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देश भर में आरक्षण के नाम पर गुंडागर्दी की कोशिश हुई या फिर उसका नाम मढ़ा गया, वो हमारे राजनेताओं पर कई तरह के सवाल खड़ा कर देता है, जो सवर्णों और दलितों में दरार पैदा कर वोटों की फसल अधिकतर काटना चाहते हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, हर तरफ। जातिगत आरक्षण की बात सदियों से होती आई है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात पर लगभग सभी दलों को, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सांप सूंघ जाता है और उल्टा सवाल खड़ा किया जाता है, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में आज टक्कर में मैं ये सवाल खड़ा करता हूं कि क्या आरक्षण पाने के लिए किसी व्यक्ति की जाति ही काफी है? उसकी आर्थिक हैसियत का कोई मायने नहीं है क्या? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर, क्योंकि आज फिर भारत बंद था और इस बार सवर्णों और ओबीसी ने भारत को बंद किया था। पिछली बार दलितों ने किया था। हालांकि ये सब भारतीय है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जाति है। एक फिल्मी डायलॉग भी आपको सुनाऊंगा, बहुत पुरानी फिल्म है। एक विलेन ने यह डायलॉग बोला था, जो आज के भारत पर बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। कौन करवाना चाह रहा है ये सब कुछ, उसका वो भी एक्सपोज होगा। लेकिन आज जोरदार टक्कर में जोरदार सवाल जनता जनार्दन की तरफ से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आज मैं पूछूंगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं, और इसकी बात करना भी क्या गुनाह है? आज की टक्कर इसी पर। ये दो तस्वीरें हैं जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं। पहले 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलितों ने भारत बंद बुलाया, जिसमें हिंसा हुई और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसी विरोध में आज सवर्णों ने आरक्षण के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया था, जिसमें बिहार में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। इनकी मांग यही है कि जाति आधारित आरक्षण खत्म किया जाए। उधर प्रधानमंत्री ने भी जात पात के नाम पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। जातिवादी ऊंच नीच स्पृश्य अस्पृश्य इस भावनाओं से देश को मुक्त कराना है। सांप्रदायिक तनावों से, संप्रदायवाद से इस देश को मुक्त कराना है। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। लोगों को बहुत ही समझदारी के साथ काम करना होगा। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश के भाईचारे, देश में जिनमें जो अमन और चैन है, और देश में जो एक पॉजिटिव माहौल है, सकारात्मक माहौल है, उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। शांतिपूर्वक आंदोलन की समर्थक है। हिंसा अगर होती है तो हम उसका न समर्थन करते हैं न खुद करते हैं, हम अपने को उससे अलग रखते हैं। चुनावों में वोट पाने के लिए सियासी दल जाति, धर्म और आरक्षण को हवा देते रहते हैं, लेकिन गरीबों के नाम पर आरक्षण की बात कोई नहीं करता, क्योंकि वोट बैंक खिसकने का डर रहता है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं? और आज टक्कर के कुछ बड़े सवाल। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? मैं तो पहले सवाल ये भी रखता हूं, क्या इस पर बात भी होनी चाहिए? क्या जातिगत आरक्षण से देश काफी हद तक बट चुका है और बट रहा है, और इसको बांटने की कोशिश भी है आगे फर्दर? वोट के लिए हर चुनाव में आरक्षण का वादा क्यों होता है? कई राज्यों में तो हम 50% से ऊपर आरक्षण में जा चुके हैं, लेकिन मामला रुक नहीं रहा है, मामला आगे बढ़ रहा है। पिछले 70 वर्षों से हम आरक्षण की प्रक्रिया चला रहे हैं, लेकिन इसका असल फायदा क्या मिला, इसकी अगर रिपोर्ट कार्ड निकालने को बोली जाए तो सबको कुछ नहीं कहना होता है, सब चुप हो जाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, BSP, यू नेम एनी पार्टी, एवरीबॉडी सेम। लेकिन आज मैं सवाल खड़ा करूंगा, और मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा है, जो कि पेशे से टीचर है और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के। सैयद जफर इस्लाम साहब पेशे से नामी गिरामी बैंकर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं।
नवाब मलिक है, नेता है, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं के प्रोफेशन का परिचय इसलिए दिया कि पता हो कि ये असल में काम कर कर ये भी आगे बढ़े हैं। मेरे साथ दलित चिंतक हैं इस देश के जाने माने अनिल चमड़िया साहब। सर, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर जितेंद्र जैन है, राइट टू इक्वालिटी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद अकेले लड़ रहे हैं या कुछ लोगों के साथ लड़ रहे हैं। मेरे साथ राम कृपाल सिंह है जो कि इस देश के जाने माने पत्रकार हैं और अपनी राय बहुत बेबाकी से के साथ रखते हैं। मैं राम कृपाल जी, इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं। बतौर पत्रकार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इस देश में अभी तक क्यों किसी ने बात नहीं करी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? और इस बात के समर्थन की तो बात छोड़िए, बात भी करना नागवारा है। क्यों? आपको समझ में आता है, आपका अनुभव मेरे से बहुत ज्यादा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं जानना चाहता हूं बतौर पत्रकार, ये तो मेरा हक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर सवाल पर डिबेट नहीं होती है। बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट पर डिबेट होती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं दिखाई पड़ती, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए अमित जी, एक है कि देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी, व्हाट इज एंड व्हाट आट टू बी, दोनों का बड़ा फर्क है। मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि ये समाज कभी ऐसा नहीं बन सकता है कि जातियां रहें, लेकिन जातियों के जो पॉजिटिव है वो तो हमें मिलते रहें, लेकिन जातियों का नुकसान न होने पाए, ऐसा नहीं होता। जातियां रहें, जाति आधारित आरक्षण खत्म हो जाए, ये अपने आप में गलत कंसेप्ट ही है। मैं बता दूं आपको, नहीं जी जी। अगर सचमुच वो खत्म करना है तो आपको हिंदुस्तान से जातियों की जो एक खाई है, कम से कम खत्म तो होने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो खाई है, वरना क्या बात होती है कि डॉक्टर लोहिया का जनेऊ तोड़ो और जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो 74 में शुरू होता है, जहां जाति तोड़ो दाम बांधो जनेऊ तोड़ो होता है, और नतीजा है कि उस आंदोलन से जो राजनीति पैदा होती है वो जाति जोड़ो ही होती है। तो देखिए, सच्चाई ये है कि इस तरह के नारे कभी भी आर्थिक आधार के नारे हमेशा राजनीतिक पार्टियां नहीं उठाएंगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है उसमें उनको पता है कि ये हो नहीं सकता है। और आपने बिहार इलेक्शन में देखा, एक वाक्य वो संघ प्रमुख के मुंह से निकल गया था और क्या उसमें वाहवाही हुआ था, बीजेपी की लुटिया को डुबा दिया वहां पर। मैं बड़ी बात है सर, मैं पॉलिटिक्स कवर करता हूं, इस बात को समझता हूं, पर मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैंने ये सवाल पूछा। मैं ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है, और मैं इस डिबेट को बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे ट्विटर पे पूछा। अब देखिए, अनुसूचित जाति का 15%, अनुसूचित जनजाति का 7.5%, अन्य पिछड़ी जातियों का 27%, बाकी बची करीब 50.50, और कुल आरक्षण आप देख सकते हैं 49.5%। यानी आरक्षण में हम 50% के पास इस समय खड़े हैं। अगर मैं आपको कुछ स्टेट्स का हाल बताऊंगा, आगे हम बढ़ेंगे तो ये आरक्षण का पूरा लेखा जोखा आज मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा। इसीलिए आके खोलकर इस डिबेट को आप जरूर देखिए। मेरा निवेदन है आपसे, जरूर देखें आके खोलकर। और अब मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी है, मैं उनका रुख करता हूं। फिर अनिल चमड़िया साहब आपके पास आता हूं। आलोक शर्मा, पूरी जिम्मेदारी से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले। क्या आपको लगता है कि जात पात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर इस मुल्क में जो आग लगाई जा रही है, उसको हवा भी कहीं ना कहीं, हमें नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है और कौन करवाना चाहता है ऐसा, लेकिन उस हवा से इस देश का सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है। और पलटकर सवाल पूछा जा रहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, इकोनॉमिक आधार पर क्यों नहीं? बतौर टीचर आप इसका क्या जवाब देंगे? शिक्षक हैं आप, बराबरी की बात करते हैं आप हमेशा, बताइए। अमीश जी देखिए, 2000 वर्षों से जिस तरह का जाति का जो एक स्ट्रक्चर हमारे देश में रहा है, उसको एकदम नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक आधार पर विषमताएं आज भी विद्यमान हैं।
और उसी आर्थिक और सामाजिक आधार पर विषमताएं होने के कारण ही जो आधार लिया हमारे संविधान में, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार लिया। आर्थिक आधार उस समय पर लिया जाता तो शायद और अच्छा रहता, और बहुत से ऐसे लोग जो आर्थिक आधार पर गरीब हैं उनको भी आरक्षण का बेनिफिट मिलता। लेकिन उस समय पर संविधान निर्माताओं ने जो आधार लिया, शायद वो हमसे ज्यादा समझदार थे, उन्होंने ठीक लिया। लेकिन आज का जो विषय आपने दूसरा विषय लिया कि जाति के आधार पर आरक्षण की वजह से क्या फैब्रिक, सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए जिस तरह से हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट पूरा हुआ, गुर्जर वर्सेस मीना हमको देखने को मिला, मराठा वर्सेस नॉन मराठा मिला, दलित वर्सेस नॉन दलित मिला, तो कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार राज्य में रही हो, कहीं पर भी कुछ रहा हो। कौन करने की कोशिश कर रहा है? देखिए कौन कर रहा है, ये तो अंदरूनी ताकत है। देखिए आज अमीश जी कोई बाहरी ताकत नहीं है, इस देश के अंदर ही ताकत है। लेकिन वो कौन सी ताकत है, वहां पर सत्ताधारी दल इस बात को बताए कि भिंड में अगर बजरंग दल और दलित सेना आपस में भिड़ते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है। आज वहां पर सरकारें, आज बिहार में मोदी, अंतिम बात कहना चाहूंगा, बिहार में आज मोदी जी, तो सेकी जाती है ना सर अमीश जी, नहीं राजनीतिक रोटियां तो आलोक जी सेकी जाती है ना। आज मोदी साहब वहां पर बिहार में बोल रहे थे, आज वहां पर पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का अलर्ट था कि सब लोग तैयार रहें, इस तरह की घटना हो सकती है। मोदी जी और पूरी तरह से नीतीश जी वहां पर मंच पर जातिवाद और धर्म के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और 12 जिलों के अंदर जातीय हिंसा पूरी उफान पर थी। पिछले दिनों जिस तरह से भागलपुर के बाद जो हुआ, केवल भाषणों से देश नहीं चलेगा कि जात पात पर प्रहार करना है। अभी मोदी जी ने कहा कि मेरे आखिरी खून के बूंद तक ये जातिवादी पूरी तरह से आरक्षण चालू रहेगा। क्या मोदी जी की स्टेटमेंट नहीं है? अमित शाह जी ने 4 दिन पहले कर्नाटक में क्या कहा, और मोदी जी ने क्या कहा कि मैं ओबीसी हूं, इसलिए ओबीसी के आधार पर मुझे प्रधानमंत्री चुनिए। देश का प्रधानमंत्री की सोच अगर जातिवादी हो तो देश कहां जा रहा है? जातिवाद का जहर पिछले 4 वर्षों में कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये देश तय करे। IBN 7 के दर्शक, CNBC के दर्शक तय करें कि पिछले 4 साल में धार्मिक और कांग्रेस जात पात की बात नहीं करती। धार्मिक और जातीय उन्माद बढ़ा है। कर्नाटक में बोलते हुए ये पकड़े गए थे, जातीय और राहुल गांधी तो बोलते हुए ये पकड़े गए थे कि SC/ST एक्ट को रद्द कर दिया गया है। ये भी हुआ है सर इस देश के अंदर। लेकिन ठीक है, अब मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहता हूं। देखना आपने कहां से इंफॉर्मेशन आई मुझे मालूम नहीं सर, मैं बाइट चला दूंगा आपको। केवल ये बता दीजिए, देखिए अब आप मेरे साथ 2 बार फंस चुके हैं। जाटों का रिजर्वेशन भैरव सिंह शेखावत ने दिया। नहीं, ओबीसी का रिजर्वेशन किसने दिया? ठीक है, अच्छा बिल्कुल आप ही ने दिया था सरकार और बीजेपी का सपोर्ट। ठीक है, लेकिन आप अब रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, वही तो है। आरक्षण किसने दिया? सियासत उसकी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात को आपने एक रिजर्वेशन अगले ही मिनट आप पलट गए। ठीक है, ओके, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही थी। ओके जफर सैयद जफर इस्लाम साहब, बैंकर हैं आप, आपको लगता है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए इस मुल्क के अंदर? जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा, बताइए। देखिए अमीश जी, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं और दोनों का मैं जवाब बड़ी संजीदगी से और सिंसियरिटी के साथ दूंगा। पहली बात कि सरकार की ये नीतियां होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। सिर्फ आरक्षण एक मुद्दा नहीं है, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए। बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो कि गरीब सेक्शन जो सोसाइटी का रहता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसका उत्थान हो। और यही इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस तरह की नीतियां बनाती है। करने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूं इधर। नहीं जफर साहब, आप बड़े वरिष्ठ बैंकर रहे हैं। मैंने आपसे कृपया करके मैं ये कहता नहीं हूं बात, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ये तो सीख लेते कि जो मैंने सवाल पूछा उसका तो जवाब देते आप। मैंने आपसे सवाल पूछा क्या इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कम से कम साफ गोई से तो जवाब दें आप। रुकिए ना, बताइए ना सर। आपने मेरा आप पॉलिटिक्स पर आ गए कि हम वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अरे सभी वीकर सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं इनकार कर रहा, करिए काम जरूरी है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो इस देश का आम नागरिक पूछ रहा है कि हमारा क्या दोष है, हम कब तक हम भी वीकर हैं, हमारे पर कौन ध्यान देगा? उस सवाल का जवाब क्या है? अभी जी बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन को जिस तरह से एक पॉलिटिक्स का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं,
उस चीज को हट के अगर वाकई कोई पार्टी सिंसेरिटी के साथ अगर किसी मुद्दे पे अगर डिस्कस करे, चाहे वीकर सेक्शन के लिए भी अगर आपको आरक्षण देना हो, तो वो पॉलिटिक्स ना करके पर ये भी नहीं डिसाइड हुआ है कि गरीबी रेखा क्या होती है। आज अफसोस की बात है कि मैं आपके सामने कह रहा हूं, कांग्रेस ने इसको आरक्षण को सिर्फ एक टूल के 4 साल में आपने क्या किया वो देख लिया 2 तारीख को पूरे देश में, और इसके खिलाफ में मैं आज भी हूँ। पूरा दलित समुदाय सड़कों पर था, आज अगड़ा सच बात तो ये है। ओके, मैं अनिल चमड़िया साहब की बात करता हूं। ठीक है, ओके ओके, नवाब मलिक 30 सेकंड्स व्यू। ओके ओके ओके, जफर इस्लाम, आई गॉट यू, आई गेव यू टाइम। जफर आपको आपकी टर्न मिली और आलोक शर्मा अपनी टर्न पे बोलिएगा। नवाब मलिक, आप मुझे बताइए, इस देश में मुसलमानों को भी आरक्षण देने की कोशिश की गई, पूर्ण रूप से ये कोशिश की गई, लगातार कई बार ये कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास असफल रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट था इस देश के अंदर। क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के नहीं होता तो ये आरक्षण बढ़ के 90% हो जाता? उसके लिए भी हम तैयार हैं। नवाब मलिक। अमीश जी, पहले समझ लीजिए कि इस देश में 3 तरह के संवैधानिक आरक्षण लागू किए गए। SC ST का संवैधानिक आरक्षण आजादी की। आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के नहीं होता तो ये आरक्षण बढ़ के 90% हो जाता? उसके लिए भी हम तैयार हैं। नवाब मलिक। अमीश जी, पहले समझ लीजिए कि इस देश में 3 तरह के संवैधानिक आरक्षण लागू किए गए। SC ST का संवैधानिक आरक्षण आजादी के पहले भी था और संविधान निर्माता ने उस आरक्षण को लागू किया। मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद जो 1990 में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया, वो भी संवैधानिक है और वो पूरी तरह से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पे ये आरक्षण दिया गया। सर, आरक्षण आपने एक सवाल खड़ा किया कि मुसलमानों को आरक्षण 1990 में क्या हुआ मुझे वो भी पता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? भाई साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था कि 10 साल बाद आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। उस नीति पर कोई नहीं बात करेगा। सब अम्बेडकर साहब को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन 10 साल वाली बात को सब अनफॉलो करना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिए, आप बोलने दीजिए ना। बोलने दूंगा सर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था? आप बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए ना। कहा था नहीं कहा था? आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए। दीजिए ना जवाब ले लीजिए ना, जो सवाल पूछा था। सवाल मुझे लगता है कि आप खामोशी सुनेंगे। मैं ऐसा जवाब दे रहा हूं कि आप सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं। जी बता दीजिए, जरा सुनिए ना। क्या ताजा जानकारी है, क्या नई जानकारी है? ऐसा है, आपने जरा सुनिए। जी जनाब, जी जी। मुसलमानों के आरक्षण को लेके मुझसे सवाल पूछा। 2014 में महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने कहा था, कांग्रेस और आपकी सरकार ने। सुने जी जी, पूरी आप मुझे जवाब देने देंगे तो मैं बोलूंगा। बताइए। अगर बोलने ही नहीं देना है तो फिर क्यों बुलाते हो? प्लीज बोलिए। ऐसा है, इस देश में ये बहस है कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप बताइए कि आजादी के बाद सबसे पहला संशोधन क्या किया गया? दलितों को जब आरक्षण इस देश में था तो पहला संशोधन किया गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविधान में संशोधन किया गया। ईसाई, कबीरपंथी, सिख, मुसलमान सभी लोगों को इसमें से बाहर कर दिया गया। जरा सुनिए ना, आप जरा सुनिए ना, बात तो करने दीजिए। जात पात पे बात तो करने दीजिए, धर्म को जात से करने दीजिए। अमित जी सुनिए तो, सच्चाई सुनने की ताकत है। सुनो ना, सुनने की ताकत है। अरे आप सच्चाई तो सुनिए और ना। आपको भी सच्चाई मैंने बताई। सुनिए ना, 10 साल के अंदर आरक्षण बंद होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये भी कहा था। सवाल उस पर आपकी बोलती क्यों बंद है? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों सिलेक्टिव रहते हैं आप लोग? सवाल का जवाब पूरा सुन लो। को तो मानते हैं, सवाल का जवाब पूरी तरह से सुन लो। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को नहीं मानेंगे। अरे सुनिए ना, उनको अनफॉलो कर देंगे। क्यों? सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं, आप मेरा जवाब सुनना क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल, आप मेरा जवाब सुनना क्यों नहीं चाहते? बोलिए। आप जवाब सुनना क्यों नहीं चाहते? बोलिए ना। ऐसा है, 27 जनवरी 1950 के दिन अमेंडमेंट करके उन दलित जातियों को उसमें से बाहर रखा गया। उसके बाद समय समय पे उसमें बदलाव करके ईसाई और मुसलमान छोड़कर बाकी दलितों को आरक्षण मिला। जब देश में धर्म के नाम पर आरक्षण से वंचित किया जा सकता है तो देश में आरक्षण मिल सकता है। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश के अनुसार
ये सिद्ध हुआ है। ठीक है, सुनिए, और जहां तक आरक्षण देने का सर, सवाल प्रेस है, कॉन्फ्रेंस तो नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जी। मुंबई हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट करके एजुकेशन में लागू करके आदेश दिया है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, ये मुसलमानों के आरक्षण को लेकर कानूनी हैसियत है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था वो भी बता दीजिए, क्या क्या था सुप्रीम कोर्ट ने, बताइए। हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई रद्द किया? नहीं, मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर को कोई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? आप आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, कहा था नहीं कहा था? अरे मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, ठीक है, तो आप धर्म के आधार पे लोगों को रोक कैसे सकते हैं? ठीक है, देखिए आप अगर कोई दलित अपने ढंग क्रिश्चियन है, मुसलमान है, या कबीरपंथी था, इसी पे आप लोग सब बौद्ध था, उसे आपने संवैधानिक अधिकार को वंचित करने का काम किया। धर्म के नाम पर आप वंचित कर सकते हो, दे नहीं सकते। हमें लगता है थोड़ी सी जानकारी ठीक है। नवाब मलिक, यू मेड योर पॉइंट, यू स्पोक, आप 3 से 4 मिनट बोले, यू मेड योर पॉइंट। मैं चमड़िया साहब आपके पास आता हूं। आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि 10 साल बाद यह आरक्षण की प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। एक तो कि आपके पास जानकारी का अभाव है, पूरे आरक्षण पे जो बात कर रहे हैं आप, आपके पास जानकारी का अभाव है जी, और जो ग्राफिक्स है उसमें भी जानकारी का अभाव है जी। कैसे? कुछ चीजें हाइड मतलब छिपाई जा रही है, बताइए कौन सी? जैसे 100 साल हो गए, यानी 2018 2018 जी, और 2018 के ठीक 100 साल पहले कांग्रेस ने 44 ऐसी मांगों की एक फहरिस्त पेश की देश के सामने। आप बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं 1918 की 1918 की बात, 100 साल पीछे जा रहा है। 100 साल में पीछे जा रहा हूं, जो कि आपकी सर यही आपके और मेरे में प्रॉब्लम है। मैं 100 साल आगे की बात करना चाहता हूं। और दूसरी बात, एक सेकंड इसलिए, और मैंने 1947 से मामले को पूरा उठाया है, जब से देश आजाद हुआ। अब उसको बैरोमीटर ले और अपनी बात। भारतीय समाज 1947 से शुरू नहीं होता है। हम भारतीय समाज में बैठे हैं। 1947 में हमें आजादी मिली केवल एक शासक से, अंग्रेजों से, लेकिन जो अंदरूनी शासक थे वो बने हुए हैं, और वो हजारों साल से बने हुए हैं। अगर आप आरक्षण में बात कर रहे हैं तो केवल 1947 से बात नहीं बनेगी। नहीं कहा था, सुनिए, मेरी जानकारी का अभाव हो सकता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव मेरी बात पर नहीं, इस सवाल पे आइए ना सर। 10 साल में आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल पेशेंस है। ऐसा मैंने आपसे सवाल पूछा, आपसे सवाल पूछा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था 10 साल में आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप 1918 पे चले गए, 100 साल पीछे चले गए। जाहिर सी बात है, भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला? जाहिर सी बात है, भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? इसलिए कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? आप स्टेट व्हाट ही सेड। ओके, स्टेट व्हाट ही सेड, स्टेट व्हाट ही सेड। भीमराव अंबेडकर ने कुछ नहीं बोला था। स्टेट व्हाट ही सेड। भीमराव अंबेडकर ने कुछ नहीं बोला था। जो बातें हुई थी संविधान सभा में हुई थी। आप इस बात को नहीं हुई थी, आप बात समझिए। सरकारी नौकरियों के लिए नहीं हुई थी। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप बहुत ही, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सरकारी नौकरियों था भी नहीं ना। कहा नहीं था, क्या नहीं था सर? वो तो खाली इलेक्टोरल रिजर्वेशन दिया गया चुनावों के अंदर, तभी कहा था 10 साल तक दिया जाएगा, और 10 साल से आप उसको घसीटते आप 70 साल पे ले आए हैं। हाँ, और सुनिए, अब इसमें अंतर कर दिया आपने। 30 सेकंड दीजिए। नहीं, मैं बात ये कह रहा हूं कि जब भारतीयों को आरक्षण करने की, भारतीयों के आरक्षण की मांग हमने अंग्रेजों से की। क्या मांग की? हमने मांग की कि हमको पढ़ने के अवसर दिए जाए। सुनिए, 7 से पहले रहिए ना, अंग्रेजों से हमने क्या मांग करी? उनको तो गुलामी के दिनों में आप अपने मालिक से क्या मांग रहे हो, और आजाद हिंदुस्तान के अंदर आप अपने चुने हुए लोगों से क्या मांग रहे हो, उसमें फर्क है। ये कहां की राजनीति है? ये शब्द दलित तो आज भी गुलाम है। ये बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं, उसके मन में डालना चाहते हैं। ये गलत बात कर रहे हैं। दलितों को तो आज भी आप गुलामी सोसाइटी को डिवाइड करके क्या समझते हैं, आज भी आप गुलाम समझते हैं। आप उसको तो बैठने नहीं देते, आप उसको मंदिरों में नहीं जाने देते, घोड़े पे नहीं चढ़ने देते। मैं बोलता हूँ, आप जो इजाजत हो, आपके सम्मान के साथ आप इसको कहाँ ले गए? मंदिर हो, मैं तो आरक्षण के खिलाफ पूरी अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके लाए हैं सर। मैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके लाए हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट पर मैं मोहर लगा दूं? नहीं, मैं आपकी स्क्रिप्ट पे मोहर लगाने नहीं आया हूं। आप बिल्कुल डिस्टॉर्शन पेश कर रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ नहीं है आरक्षण।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आरक्षण से समाज बनाना है और आरक्षण किस आधार पे होना चाहिए, आरक्षण किस आधार पे होना चाहिए, इस पे बात तो हो। संविधान सभा, हम और आप जैसे 2-4 लोग यहाँ बैठकर, जिनका कि 2-4 लोगों के साथ भी रिप्रेजेंट करने की हैसियत नहीं रखते हैं, उससे ज्यादा कहीं संविधान सभा में इस पे बहस हुई, कई दिन तक बहस हुई, और संविधान सभा का मतलब पूरे देश ने बहस की। देखिए, इसमें मैं आपको फैक्चुअल बात बता दूं, आपकी बात मानता हूं, जो भारत का समाज है वो 1947 से नहीं है, मगर ये भी मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान और भारत का कानून 1947 से ही है, और वो कानून और संविधान ये कहता है यहाँ पे रहने वाला। मैंने बोला, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करा, मैंने इंटरप्ट नहीं करा, आप सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। उसके बाद अब पिछले 70 साल का इतिहास देखिए। बाबा साहब का विचार था कि चुनावों के अंदर जो दलित समाज है, जिसके साथ हजारों सालों से अन्याय हुआ, उसको एक जेंटल पुश देने के लिए, बराबर आने के लिए चुनावों के अंदर जो है 10 साल तक आरक्षण एक बार दे दिया जाए, उसकी समीक्षा उसके बाद खत्म कर दिया जाए। समीक्षा हो तो आप एक्सटेंशन तो कर ही सकते, कानून आप कभी भी पलट लीजिए। आज समीक्षा उसकी एक बार भी नहीं है, पर 70 साल से हमको हर 10 साल के अंदर उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि हम उसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। आप हकीकत देखिए, जब देश आजाद हुआ, एक सेकंड आप अपने, मुझे 2 मिनट आप इंटरप्ट मत कीजिए। अरे सर, आप दूसरे को सुनने तो दीजिए, बोलने की तो आजादी है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब देश आजाद हुआ, 1800 जातियां पिछड़ी थी, और मौका यह था कि इनको बराबर लेके आ जाया जाएगा। और 70 साल में जो आपने आरक्षण को हर चुनाव से पहले रेवड़ियों की तरह बांटा, आप एक खाली वोट बैंक के लिए जिता दीजिए जनरल सीट से, एक भी सांसद और एक भी विधायक जिता दीजिए। आज 1800 की वो जातियां 4500 हो चुकी हैं, जिनको बराबर लाने की बात थी, आगे बढ़ाने की बात थी, बराबर लाने की बात थी। पिछले 70 साल में आप बड़े बड़े चिंतक है, सारे सम्मान से मैं पूछ रहा हूं, एक जाति, एक समुदाय, एक परिवार और एक व्यक्ति का नाम 70 साल में नहीं है जिसने आपने कहा कि आरक्षण कारण अब ये बराबर आ गया, 3-4 पीढ़ी मिल गया, 3-4 पीढ़ी आयस बन गई, अब इनको आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। बात करने को भी आप लोग तैयार नहीं है, बात करना भी गुनाह है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक व्यक्ति का तो नाम बताइए, कौन बराबर हो गया? बात जानना चाहिए, यही बात। इसीलिए अब आरक्षण समय आ गया कि हम जाति को ना, व्यक्ति को दें, एक गरीब आदमी को दे। मुझे एक बात बताइए, एक दलित जो मर्सिडीज से उतरता है, जिसकी 3 पीढ़ियां ऐसे हैं, उसको मिलना चाहिए। जो दाद देहात से जो आदिवासी आ रहा है उसको मिलना चाहिए। अरे भाई, आप जो जिसके पास शिक्षा के मौके नहीं है, जो सरकारी स्कूल में लाइट के नीचे पड़ा है, सामाजिक आरक्षण है, व्यक्तिगत आरक्षण नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ, समाज में जो सबसे पीछे खड़ा है, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है, उसको मिलना चाहिए। 5000 परिवारों की आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण है। जो सबसे पीछे चढ़ा है वो उसका पहला अवतार है। जितिन जैन, ओके, रामकृपाल सिंह। नहीं, देखिए अनिल भाई, आज का जो बेसिक सवाल है वो तो ठीक आप कह रहे हैं कि ये आर्थिक आधार पर नहीं है। सवाल इस बात का है कि क्या ये इस पर डिबेट भी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि हमारे समाज में अगर मान लीजिए आज कहीं ऐसा हो रहा है कि आज का जो समाज है और जो एक वर्तमान आरक्षण की पद्धति चली आ रही है, उस पर हम निर्णय पर चाहे जो भी पहुंचे, क्या उस पर डिस्कस और डिबेट हो नहीं सकती है कि नहीं होनी चाहिए? सवाल इस बात का है। मैं ये सवाल इस बात, देखिए रामकृपाल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपका सवाल ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले हमको इस पर डिबेट करनी चाहिए कि जो आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ इस देश में, क्या वो सचमुच जमीनी स्तर पे लागू हुआ? नहीं, क्या आरक्षण लोगों को मिल पाया? यही बात कोई भी देश का एक विभाग बता दीजिए जिसमें कि आरक्षण लागू हो गया हो, एक विभाग, सिंगल, एक सिंगल बता दीजिए। जो समाज का संपन्न समाज है, जिसके पास वैभव सारे साधन है, आज वो आरक्षण के लिए पिछड़े बनने की लाइन में सबसे आगे खड़ा है। वो गुजर चाहते हैं, उनको ओबीसी से SC/ST बनाया जाए। जो बाहर खड़ा है वो कहता मुझे ओबीसी बनाओ। ये कौन सी नीति है जिससे पिछड़ा बनने की होड़ लगी है? और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी है, एक चुनाव से पहले जैन को आपने माइनॉरिटी बना दिया, आप लिंगायत को बना रहे हैं, क्या वो भी खड़े होकर माइनॉरिटी का आरक्षण मांगेंगे? ये जाति और धर्म के नाम पर आपने पूरे देश के अंदर आग लगा दी है और आप देश को 500 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। दो एक्सट्रीम पर ये तो समाज को बनाना है, समाज को बनाने के लिए सब है। मुझे एक समाज को बनाने के लिए। अच्छा, बढ़िया साहब, समाज कैसे बनेगा? क्या भी यही कह रहे हैं? रुके रामकृपाल सिंह, बोलिए आप। 1 मिनट मुझे अपनी पूरी बात कर लेने दें। देखिए, 2 एक्सट्रीम नहीं होते कि ये अगर कहते हैं कि जो था बिल्कुल सही था और आप ये कहें कि जो है एकदम गलत है, नहीं है। देखिए, सच्चाई जैसा मैंने कहा कि ये तय मान के चलिए आप कि सामाजिक क्रांति नहीं हो गई है आरक्षण से, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अनिल भाई कह रहे हैं, बहुत सारा अभी भी पैसे के बावजूद हिकारत की नजर से उन जातियों को देखा जाता है, इसमें आप सच्चाई मान लें। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कोई सवर्ण ये पैदा हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि हमेशा आने वाले समय में
उसके प्रति कभी भी कोई समाज की जिम्मेदारी ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ जो अनिल भाई ने भी कहा कि अब तक जो समाज जो मिला है उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए कि वो सही है या गलत है। मैं कह रहा हूं कि उसी को और मजबूत करने के लिए भी ये जरूरी है कि समीक्षा हो। जब संघ प्रमुख ने एक बात खाली कह दी कि समीक्षा होनी चाहिए, देश में ऐसा हो गया कि तो बदलने जा रहे हैं। जी मेरा ये कहना है डिस्कशन इज नॉट डिसीजन। पॉइंट है बिल्कुल। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा एक लाइन और एक वक्त आया कि हमें एक बार विचार करना चाहिए। 70 साल बाद मुझे लगता है आप माफी मांगनी पड़ेगी। एक लाइन और क्विकली रामकृपाल जी। जिस समाज में डिस्कशन नहीं हो सकता वो समाज मुर्दा है। ठीक है, जिंदा कोई समाज नहीं होता जिसमें कोई भी चीज आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल आपका पॉइंट है सर, इसीलिए मैंने इस पर डिबेट करा और आई एम ग्लैड आलोक शर्मा और जफर इस्लाम ने इस डिबेट को ज्वाइन करा, नवाब मलिक ने इस डिबेट को ज्वाइन करा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग इस डिबेट से भाग जाते हैं, ऐसी डिबेट से ज्वाइन करा और तीनों ने अपनी बात रखी, अपने तरीके से रखी। उनका स्वागत है उस बात रखने के लिए। आई रियली कमेंड three leaders which has joined this debate, be it Zafar Islam, Alok Sharma and Nawab Malik, who have agreed to join this debate. क्योंकि चमड़िया साहब आपने एक बोला कि आप आरक्षण के खिलाफ बैठे, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं आरक्षण के खिलाफ नहीं है। एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता? मैं आपको देखिए, मैं कोट अनकोट करके मैं फैक्ट पे बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता। हो सकता है आपके मुकाबले मेरी जानकारी थोड़ी लिमिटेड हो, लेकिन मेरी जानकारी यह भी कहती है कि हमारे मुल्क के अंदर जात पात के नाम पर एक ऐसी आग लगाने की कोशिश हो रही है के लिए घातक है। 1990 में एक ऐसी आग लगी थी, उसके बाद हमारा मुल्क कहां जाके फंसा ये हमने देखा। मैं दोबारा एक विषय पर आता हूं। पंडित नेहरू ने 27 जून 1961 को एक पत्र लिखा, मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा, मैं उसके 2-3 पॉइंट्स पढ़ रहा हूं। हमें आरक्षण की पुरानी आदत और इस जाति या उस समूह को दी गई खास तरह की रियायतों के से बाहर आने की आवश्यकता है। ये सच है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मदद करने के प्रसंग में हम कुछ नियम कायदों और बाध्यताओं से बंधे हैं, वे मदद के पात्र भी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह के कोटे के मैं खिलाफ हूं, खासकर सरकारी सेवाओं में। देखिए, पंडित नेहरू को हम बहुत लर्निड आदमी मानते हैं। हम ये भी कहते हैं कि पंडित नेहरू जो थे वो समाज को सुधारने की बात करते थे। हम पंडित नेहरू की बात को नहीं इस पे सुनेंगे, हम भीमराव अंबेडकर साहब की इस बात को नहीं सुनेंगे जो कहते थे कि 10 साल बाद समीक्षा होना चाहिए, 10 साल बाद खत्म होना चाहिए आरक्षण। क्या आपको लगता नहीं है चमड़िया साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ, आज के युग के अंदर जब हम 21वीं शताब्दी के अंदर आज खड़े हुए हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं 21वीं सदी के अंदर हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, और हमारे मुल्क के अंदर एक तरफ स्वर्ण भारत बंद करते हैं और ओबीसी भारत बंद करते हैं, दूसरी तरफ दलित भारत बंद करते हैं, और उस पूरे बंद के अंदर आग लगाने की भरपूर कोशिश होती है, एक तैयारी की कोशिश होती है कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा डिवाइड खड़ा हो जो दो धाराओं को अलग अलग कर दे। इसका फायदा किसको होने जा रहा है, आप मुझे बताइए अनिल चमड़िया साहब। एक बात तो देखिए कि आप जो भी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ वो सिलेक्टेड है, यानी डॉक्टर पंडित नेहरू का जो आप एक वर्जन कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट आई। काका कालेलकर की रिपोर्ट सरकार ने उस कमेटी को बनाया था और वो लंबे समय तक 90 तक वो लंबित रही, जब तक कि मंडल कमीशन की अनुशंसा नहीं आ गई। नंबर 2 बात मैं ये कहता हूं मैं एक बात जानकारी दे दूं, मेरी रिपोर्टिंग आपको सिलेक्ट दो, मुझे 30 सेकंड मेरी डिबेट के अंदर मुझे 15 सेकंड दीजिए। आप ही की बात आ रहा हूं, आप काफी देर से बोल रहे हैं, तीनों नेता चुप हैं। ये बहुत कम होता है डिबेट के अंदर कि बाकी लोग बोले और नेता ना बोले, और मैं आई एम रियली थैंकफुल। एक सेकंड जानकारी मेरे को 20 सेकंड दे। ये क्या बात सच नहीं है कि पटेलों के आरक्षण की गुजरात में बात हुई, गुजरों और जाटों के आरक्षण की राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बात हुई? क्या ये बात सच नहीं है कि ये आग बढ़ती जा रही है? इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मुझे बताइए और समझाइए। भाई देखिए, समाज का एक प्रोसेस है। श्रीनिवासन को जब आप पढ़ेंगे तो उनकी किताब में ही आता है कि ब्राह्मण बनने की होड़ लोगों में लगी, क्षत्रिय बनने की होड़ लगी, सभी लोगों ने यह दावा किया कि मुझे क्षत्रिय का दर्जा दे दिया जाए, ब्राह्मण का दर्जा दे दिया जाए। ये समाज का एक प्रोसेस है, आप इसको समझिए। नहीं, मेरा तो भाई मैं समाज में जो मैंने आपसे प्रैक्टिकल सवाल पूछा, ये कहां रुकेगा सर? ये मामला कहां रुकेगा ना बताइए, ये कहां रुकेगा? आज स्वर्ण भारत बनता, आज स्वर्णों का भारत बनता, परसों दलितों का भारत बनता, तरसों जाट करेंगे,
उसके आगे गुजर करेंगे, ये रुकेगा का मामला? चमड़िया साहब, आप आरक्षण के बड़े आप योद्धा हैं, बड़े जानकार हैं, कृपया करके इस देश को बताइए रुकेगा का मामला? होल्ड ऑन मिस्टर जैन, होल्ड ऑन। हेल्दी बहस कीजिएगा तो रुक जाएगा जी, हेल्दी बहस करेंगे तो रुक मेरी जाएगा। बहस रुक रहा है सर, रोक दीजिए, निवेदन कर देता हूं मैं हाथ जोड़कर, रोक दीजिए। अगर मेरी बहस से रुक रहा है, राहुल गांधी से तो रुक नहीं रहा, प्रधानमंत्री मोदी से तो रुक नहीं रहा, अमित शाह से तो रुक नहीं रहा, मेरे से रुक जाएगा? आपसे मेरा मतलब इस तरह की बहसों से, मैं इस तरह की बहसों से मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, क्या डिबेट होनी चाहिए? क्यों नहीं? आप नहीं डिसाइड करेंगे? अरे भाई मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप बेशक दलित चिंतक हो, आप निर्णय नहीं लेंगे। ना मैं निर्णय नहीं ले रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश की पार्लियामेंट में एक कमेटी है, और ये कमेटी है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। ये हर साल कई रिपोर्ट्स लाती है, और मैक्सिमम इसकी रिपोर्ट आरक्षण की स्थितियों पर होती है। अगर आप देश की संसद को सर्वोच्च मानते हैं तो आप इनकी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए कम से कम कि देश में आरक्षण किस तरह से लागू हुआ है, नहीं हुआ है। जितने भी लोग बैठे सारे के सारे नेता हैं, उन्हें राजनेताओं ने आग लगा के देश को आप तो देश कह दीजिए, देश आप देश चला लीजिए, हम देश चला लेंगे, वो है देश का नेता नहीं चलाएगा देश। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सवाल है, पिछड़ा कौन है? पिछड़ा कौन है? पिछड़ा कौन है? जिसके साथ अन्याय हुआ वो है, जिसको चुनाव से पहले कुछ जिसको चुनाव से पहले आपने पिछड़ा डिक्लेयर कर दिया वो है हम लोग। ओके नवाब मलिक वांट टू रिस्पॉन्ड, नवाब मलिक रिस्पॉन्ड टू जितिन जैन। जितिन जैन को रिस्पॉन्स करिए। नहीं, देखिए आपने जो मूल सवाल उठाया है कि गरीबों को आरक्षण मिलेगा कि नहीं, आप समझ लो कि SC ST को आबादी के हिसाब से जितनी आबादी उतना आरक्षण है, OBC की आबादी के हिसाब से आधा 27% दिया गया। अगर इस देश में गरीबों का भला चाहते हैं तो हम ये मानने के लिए तैयार हैं जी कि यहाँ पे सेंसस में सारी जनसंख्या किसकी कितनी है जानकारी है। जो बचा हुई आबादी है उसका 50% एक बैरियर लगा के, जिसके जो लोग क्रीमी लेयर के नीचे हैं या जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जी, उसके लिए एक नया प्रवर्ग गरीबों का शुरू कर दीजिए, जिसके अंदर जो अगड़े लोग हैं जिन्हें ये आरक्षण नहीं मिलता उसे लाभ मिले, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। मैं एक सवाल पूछूं? जैन साहब, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। जब भी आरक्षण के ऊपर कोई बहस हो, दो आर्गुमेंट हर चिंतक देता है। तो हजारों सालों से हमारे साथ अन्याय हुआ, और दूसरा है कि हमारी हालत आज भी बहुत खराब है। हमारे साथ अन्याय होते, मंदिरों के अंदर नहीं जाया जाता, बारात नहीं निकालने दी जाती। पहले सवाल का जवाब, 1000 साल पहले जो 1947 के बाद संविधान के अंदर अब वो इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है आरक्षण कोई संवैधानिक मुआवजा नहीं है। अगर संवैधानिक मुआवजा देना है तो कल औरतें भी खड़े होकर मांगेंगी, जिनको आपने सती बना के जला दिया। कल एक धर्म भी मांगेगा जिसके साथ गलत हुआ, मुसलमान भी मांगेंगे, सिख भी मांगेंगे। कहीं इतने लोगों के साथ अन्याय हजारों सालों में किस किस की आप लिस्ट बनाएंगे? दूसरी बात, जो आपने कहा जिसके साथ अन्याय होता है, 95% केसेस जो NCRB के आंकड़े हैं, ये उन लोगों के साथ अन्याय होता है जो गरीब हैं। उसको बारात नहीं निकालने दिया जाता, उसके खिलाफ आप मंदिरों में नहीं। मुझे बताइए अमीर व्यक्ति कौन सा ऐसा था जिसकी FIR नहीं हुई, जिसको मंदिर में जाने से रोक दिया? इसलिए एक लाइन सर, सिर्फ एक लाइन में आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन में आपसे बोल रहा हूँ सर, मैं इसमें सिर्फ एक लाइन आपसे बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता जो 22.5% आरक्षण है, ये 17%, 20%, 19% को समाप्त कर दीजिए, मगर जो दलितों के बीच में जो सबसे पिछड़े हैं, जो गाड़ी से उतरता बंदा है और जो गांव से आया, कम से कम आप उसको दे दीजिए आरक्षण। कम से कम उसकी तो आपको चिंता करनी चाहिए कि 3 परिवार वाला वहां पे क्रीमी लेयर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आलोक शर्मा, मैं एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं, और जिसमें मैं बताऊंगा कि ये आरक्षण की कहानी शुरू कहां से होती है, जिसकी बात की गई। 1978 20 दिसंबर पिछड़े वर्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है इस देश के अंदर। 1980 आरक्षण 22 से बढ़कर 49.5% कर दिया जाता है, इसकी सिफारिश कर दी जाती है। 1989 जनता दल आती है, फेमस VP सिंह मॉडल। VP सिंह साहब कहते हैं और घोषणा पत्र में डालते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए, उसके बाद यह देश हमेशा के लिए जात पात में पूरी तरह से बट जाता है। यह वो दौर था 1979 का। VP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और वो करते हैं तत्कालीन 7 अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की। छात्र संगठन सड़कों पे उतर आए, आगजनी हुई, लोगों ने अपने आप को आग लगा ली, और जनरल कैटेगरी के छात्र बोलने लगे अब हमारा क्या होगा। और मुझे याद है फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने अपने आप को आग लगा ली थी और आत्मदाह की कोशिश की थी। वो बहुत फेमस कांड था। 1991 में VP सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस आती है सत्ता में,
और कांग्रेस कहती है जो वीपी सिंह ने किया था वो सही किया था। घबराहट होती है कहीं 1995-96 में हम चुनाव ना हार जाए। पीवी नरसिंह राव की यह सरकार करती है, कांग्रेस सरकार 1991 में यह करती है। इतिहास यह आरक्षण का आज पता होना चाहिए इस देश के अंदर। अप्रैल 2008 उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में ओबीसी के कोटे को मंजूरी मिलती है। आईआईटी, एम्स जैसे संस्थानों में 27% आरक्षण को मिली यह मंजूरी। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी कोटे को मंजूरी और एचआरडी मिनिस्टर होते थे, मुझे याद है, अर्जुन सिंह साहब। अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 2008 में यह कहानी होती है और आज की स्थिति यह है। आलोक शर्मा, मैं सवाल आपसे अब पूछ रहा हूं, जाटों का आरक्षण की मांग हो रही है, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। गुजरों के आरक्षण की मांग हो रही है, कांग्रेस इसका भी समर्थन कर रही है। यस और नो के अंदर पटेलों को आरक्षण मिलना चाहिए, पटेलों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसका भी कांग्रेस समर्थन कर रही है गुजरात के अंदर। अब हम कहां लेके जाना चाहते हैं, मुझे बताइए ना सर। ये इतिहास बोध मैंने कराया है थोड़ा, और सब फैक्ट्स है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। आपके इतिहास नहीं, बिल्कुल आपके इतिहास बोध का धन्यवाद। आपने इतिहास बताया, मैं उसके जरा एक दो पन्ने और खोल दूं। 1978 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी जी। उसके बाद जब ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ तो बीजेपी की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार को समर्थन बीजेपी की सरकार दे रही थी, हम नहीं दे रहे थे जब ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ जाति आधार पर। उसके बाद अगर जाटों का रिजर्वेशन पहली बार किसी ने दिया तो भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। गुजरों की बात जहां तक है, गुजर ओबीसी की लिस्ट में ऑलरेडी हैं, पहले से हैं, और कांग्रेस नहीं बीजेपी की सरकार ने उनमें किया। गुजरों की मांग है कि हमें एसटी में दिया जाए, कांग्रेस पार्टी ने कभी उसका समर्थन पटेल और लिंगायत किया। जहां तक बात आपने पटेल और लिंगायत, सर आ रहे हैं ना सर, पटेल पे भी आ जाता हूं सर, आ रहा हूं ना सर, सुन लीजिए ना जी। पटेल का ही एक आखिरी चैप्टर बचा है। पटेलों को रिजर्वेशन देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया, गुजरात में किया, और गुजरात के हाईकोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया, कांग्रेस ने नहीं किया था। कांग्रेस ने एक फार्मूला बताया था कि इस फार्मूले के तहत हम लेकर आएंगे, हमारी सरकार नहीं आई, तो कांग्रेस के ऊपर आप मनगढ़ंत आरोप नहीं सर। मैं मनगढ़ंत चारों जो रिजर्वेशन गिराए आपने, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, रुक जाइए सर, चारों के चारों जो साल थे 91 में, नहीं 1990 में वीपी सिंह ने फैसला किया, अगली मामला आपकी सरकार ने 1991 में वीपी सिंह ने नहीं किया, बीजेपी ने किया अमित जी। 1978 में बीजेपी ने किया, जाटों को रिजर्वेशन बीजेपी ने दिया। आप जबरदस्ती कांग्रेस को मत खड़ा करिए, प्रधानमंत्री थे 1990। अरे सर 1991 में वीपी सिंह की सरकार ने दिया। वीपी सिंह की सरकार किसके सपोर्ट से चल रही थी? को आगे किया, आप उससे भाग रहे हैं। बात क्रेडिट की और उसकी नहीं है, वो आप गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, तरीके से मैं सच बोल रहा हूं। आप कहिए वीपी सिंह की सरकार ने दिया और बीजेपी ने समर्थन दिया, फैक्ट को सही तरीके से प्रस्तुत किया। आलोक जी, इस तरह से चीजों को रख दिया जाए कि बीजेपी ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है, गुजरात में भी किया, और जब बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया तो राम रथ यात्रा लेके आडवाणी जी निकल गए, कमंडल लेके। यानी कि जब भी सामाजिक न्याय की बात होगी तो सांप्रदायिकता का झंडा जो है सबसे आगे होगा। और कांग्रेस भी साथ साथ, कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर और 1990 तक यही हालत थी। मजबूरन जब हो गई, जब देश पर ये आ गया, बीपी सिंह ने ये लागू कर दिया, तब जाके आप लोगों के स्वर बदले हैं। ये बात सच्चाई है। ठीक है अनिल चामड़िया, थैंक यू, आपने एक बड़ा आईना दिखा दिया, बड़ा आईना दिखा दिया, क्योंकि मैं अपने फैक्ट्स को बहुत मजबूती के साथ रखता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें बताऊं। लेकिन इस डिबेट के अंदर मैं एक फिल्म के सीन को लेके आना चाहूंगा। आप बोलेंगे कि अचानक इतनी सीरियस डिबेट में एक फिल्म का सीन क्यों आ रहा है, और ब्रेक के बाद उसमें फिल्मी सीन को लेकर आता हूं और आपको दिखाता हूं कि मौजूदा भारत की हालत हम क्या करने जा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है, आप कुछ कुछ रिलेट करेंगे उससे। मैं ब्रेक के बाद लेके वापस आता हूं और मिस्टर इंडिया पर आपको लेके जाता हूं, देखिएगा जरूर। आप देख रहे हैं टक्कर, और टक्कर में आज हम बहुत बड़ी बहस कर रहे हैं। वाकई ये कंटेंट में बहुत बड़ी बहस है, और आज लाख टके की बात, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, एक फिल्म का मिस्टर इंडिया का ये सीन देखिए आप। और आज मैंने यही सोचा कि आपको लाख टके की बात मैं यही दिखाऊंगा और यही बताऊंगा। ये लाख टके की बात है, इसको आप मोगैम्बो समझ लीजिए या फिर देश का वो गद्दार जो इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहता है, जात धर्म के नाम पर तोड़ना चाहता है,
और ऐसे तोड़ना चाहता है, फिर ये उठना सके। जफर इस्लाम, सरकार आपकी है, इस देश में लगभग 20 राज्यों में सरकारें आपकी है, जिम्मेदारी आपकी भी कुछ बनती है। क्या कहना चाहते हैं इस लाख टके की बात के ऊपर? व्हाट इज योर टेक? देखिए अमीश जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत अच्छा वीडियो दिखाया है और बहुत ही शायद आज के दिन में बहुत रेलेवेंट भी है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने पैनल पे हैं और जो दर्शक देख रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं आपने नसीहत देने की कोशिश की और एक मैसेज देने की कोशिश किया। कॉम्प्लीमेंट टू यू ऑल्सो, इसलिए कि वो कभी किसी ने फिल्म में देखा हो लेकिन आज इसको लेकर आए, इसका एक मैसेज है। और मैसेज यही है, जो एक छोटे से मुद्दे की बात है कि आज जो कांग्रेस और कुछ इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी समाज को तोड़ के सत्ता में रहने के लिए और काबिज रहने की कोशिश कर रही है, उससे उनको परे रहना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स अलग जगह है, पॉलिटिक्स आप बेसिस पे कीजिए। इतनी बैंकरप्सी उनके पास है कि कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, कोई मुद्दे की बैंकरप्सी है, कोई अच्छा मुद्दा नहीं उठा सकते, कोई समाज में समाज को जोड़ने वाला कोई काम नहीं, जात के आधार पर कांग्रेस बांट रही है और समाज को तोड़ने का काम करती है। देखिए धर्म के आप खुद बताइए, आज मैं तो बार बार कहता हूं इस बार को, आप धर्म के नाम पर किसने राजनीति की है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, इस तरह की पार्टियां बार बार या तो मुस्लिम या फिर किसी और समाज टूट रहा है और जिस तरह मुकाबले को देखा है वो उसका फायदा उठा रहे हैं और आज हम लोग सब उसके विक्टिम बने हुए हैं। ठीक है, ओके आलोक शर्मा, रिस्पॉन्ड टू जफर इस्लाम। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि आज ये जो आपने दिखाया मोकाम्बो बड़ा रिलेवेंट है, ये बहुत बड़ाई का काम कर रहे हैं ऐसा बता के ना, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, रिलेवेंट तो होगा ही जरूर। आज जिस तरह से जातीय और धार्मिक उन्माद पूरी तरह से पूरे देश में फैल रहा है तो वास्तव में रिलेवेंट है ये। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आपका टेक बाकी तमाम इश्यूज पर क्या है? अभी तो अमित शाह जी ने 4 दिन पहले कहा है कर्नाटक में कि जातीय आधार पर जो आरक्षण है वो बिल्कुल ना खत्म होगा और ना हम खत्म करने देंगे, और उन्माद फैला रही है कांग्रेस। 1991 की तरह बाकी है, फिर बैठ के क्यों नहीं खत्म करने देंगे, क्यों नहीं खत्म करने देंगे? तो आपका कहने का मतलब है ये जातियां अगले 1000 साल तक भी पिछड़ी रहेंगी, आप एक आदमी को आगे नहीं लाने देंगे। ये है राजनीतिक सोच, ये है एक्सपोजर। नहीं, आपका कहने का मतलब यही है ना, ये तो वही है डॉक्टर कहे कि आपको मैं जिंदगी भर अस्पताल के बाहर नहीं जाने दूंगा। ये वही डॉक्टर है जो कहता है मरीज को मैं जिंदगी भर ठीक नहीं होने दूंगा। लेट आलोक शर्मा कंप्लीट। मुझे आलोक शर्मा जी एक बात बताइए, क्या लालू यादव के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? मुलायम सिंह जी के बच्चों को मिलना चाहिए? मीरा कुमार जी के बच्चों को मिलना चाहिए? मैं ये कहता हूँ आरक्षण खत्म मत कीजिए, पर उन्हीं के तबके में जो सबसे पिछड़ा खड़ा है, ठीक है, जो गरीब दलित आपके बीच में आलोक शर्मा नहीं बोले थे, उनको 30 सेकंड दे दीजिए। और ओके जैन साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया और कहीं ना कहीं ये वाजिब सवाल है, और इसीलिए ओबीसी के अंदर 1994 में क्रीमी लेयर का प्रोविजन आया था, और क्रीमी लेयर में था कि इतनी आय तक अगर इस आय से ऊपर चला जाता है, कितनी आय बताइए आज, तो आप कितनी आय बताइए, अभी मैं एक्सपोज करता हूं, कितनी आय थी बताइए? अरे सर, अरे 1.5 लाख थी, उसको हर चुनाव से पहले आज आपने 8 लाख पे लाके खड़ा कर दिया है। ये कहा गया था कि भाई ओबीसी के अंदर, क्योंकि कास्ट के अलावा भी कुछ देख लें, हर साल 1 लाख रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। मुकाम्बो कौन है, किसको फायदा होगा? मुकाम्बो कौन है चमड़िया साहब, बताइए बाप। अमीश जी, मुझे एक बात बताइए, 4 महीने पहले क्रीमी लेयर का जो 8 लाख किया गया है वो क्या कांग्रेस सरकार ने किया है? ये जैन साहब तो चिल्लाए चले जा रहे हैं। जैन साहब को जब रिजर्वेशन 2013 में माइनॉरिटी का मिला तो कितने आप जरा, आप अपनी बात जैन साहब जब 2013 में आपको रिजर्वेशन मिला कितने जैन समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया, क्या बताएंगे आप? पिछले चुनाव मुकाम्बो कौन है चमड़िया साहब? नहीं, मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं मुकाम्बो से किसी की तुलना करूं। लेवल नहीं है, नहीं, मेरा ये लेवल नहीं है। नहीं, सरल आसान शब्दों में व्यूअर्स को बता रहे हैं। नहीं, व्यूअर्स को बता रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, हम लोगों का लेवल बहुत नीचा है, लेकिन फिर भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सोसाइटी में डिबेट होनी चाहिए, सोसाइटी में बातचीत होनी चाहिए, और कोई देश नहीं टूट रहा है, ये देश को बनाने के डिबेट ये कैसा देश बन रहा है सर? बन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये पटरियों के नीचे कौन सा आरक्षण छिपा है कि पटरियां तोड़ने से, रेल को जला देने से, बसें जलाने से आपके अधिकार मिल जाएंगे? उस बस के अंदर कोई कंडक्टर आपसे जाति मैं दूसरी तरह से जाति नहीं पूछता, आप उस बस को जला देते हैं, सड़कें तोड़ देते हैं, बाजार जला देते हैं, ये कहाँ की राजनीति है? जात पात के नाम पर अगर देश
बटेगा तो बनेगा, इससे आप सहमत हैं? हर चुनाव से पहले मैं तो कहता हूं, हिंदुस्तान जब कैंसर होता है ना, हाथ में तो हाथ काट दिया जाता है। अगर जाति इस हिंदुस्तान की राजनीति का कैंसर है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाति को बैन कर देना चाहिए। आप कहिए कल से कोई भी व्यक्ति जाति नहीं लिखेगा। सरल शब्दों में बोल रही, मैं बड़ी सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, इतना आसान नहीं है। पूरे विदेश के अंदर कोई व्यक्ति जाति नहीं लिखता। डिसएग्री विद यू, ये बड़ा आसान नहीं है। ओके, मुकैम्बो कौन है? मुकैम्बो तो सरकार में नहीं था, सरकार में आना चाहता था। जी सॉरी अमीश बाबू, ये जो बात आप दिखा रहे हैं ना, चाइना के एक पेपर में वहाँ के बहुत बड़े, ये वहाँ बाकायदा आर्टिकल आ चुका है, वहाँ के तमाम एक इंटेलिजेंसिया सर्कल ये मानता है कि हिंदुस्तान जो है वो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो चाइना इतनी नहीं उनका है कि इतनी राष्ट्रीयताओं और इतनी तरह के लोगों का ये मुल्क है कि इसमें जरा सा हल्का सा अगर कहीं भी खंडन करो तो वो बहुत आराम से टूट सकता है। नहीं सुनिए, मेरा ये कहना है कि देखिए, सामाजिक आर्थिक विषमता खत्म होनी चाहिए, जब तक नहीं होती है चीजें होंगी। लेकिन ठीक है, नहीं बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, सिचुएशन ही मुकैम्बो है, इस मुकैम्बो से हमें बचना है। बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं, इन मुकैम्बो से हमें बचना है। और बड़ा अच्छा बोला, ना बीजेपी ना कांग्रेस, चाइना जो है उसको पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर चिंगारी फैलने से यहाँ आग लग जाती है और उसी आग को लगाने की कोशिश है। और देखना यह है कि हम सब, मैं, आप, ये सब बच पाते हैं कि नहीं बच पाते इस आग से। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द नेशन। दिस इज माय कंक्लूजन। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।